नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। आज हम लोग अपने स्टूडियो से बाहर एक ऐसी समस्या पर बात करने के लिए जुटे हैं जिससे ज़्यादातर शहरी गुजर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का, खास करके मिडिल क्लास का, एक सपना होता है कि शहरों में उनका अपना एक घर हो जिसके लिए वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं, तमाम जो पैसे बचा कर रखे हैं वो लगा देते हैं। लेकिन बाद में जब ये पता चलता है कि जिस घर का सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं हो रहा है और अनिश्चित काल तक पूरा नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है समय जो है, तो ऐसे में वो क्या करें। अक्सर ये भी होता है कि जिस बिल्डर का प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है वो बिल्डर बाद में अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं और ये सपना टूट जाता है। और आज फिर इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में आप लोगों ने भी सुना होगा कि लखनऊ में अंसल ग्रुप ने जो प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया था वो पूरा तो नहीं हुआ, ग्रुप ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया और अब फिर करीब 5,000 लोगों का जो सपना था वो बिखर गया। उनको पता नहीं कि वो करेंगे क्या, तो भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है, लोगों की जमा पूंजी बिखर गई है। यहाँ आज मेरे साथ जो लोग जुटे हैं, हमने कोशिश की है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को की कहानियाँ जो हैं वो आप तक लाएं, उनकी आप बीती आप तक लाएं। इनमें से सभी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई घर जो है वो फंसा हुआ है। वादा था कि घर मिलेगा लेकिन अब तक मिला नहीं है। वजह कई हो सकती हैं, तो शुरुआत मैं आप लोगों से ही करूंगी और आप पीछे जो लोग बैठे हैं वहाँ से शुरू करूं। आपने किस घर में कहाँ पे प्रोजेक्ट लिया था और क्या समस्या है आपकी? आप गुड़गांव से आए हैं यहाँ पे? आप? हाँ जी मैडम, आई एम कैप्टन अरुण जिंदल, रिटायर्ड फ्रॉम द इंडियन नेवी। सन 2011 में देयर अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज प्रोजेक्ट रीनापोलिस इन सेक्टर 89 गुड़गांव। मैंने वहाँ पे मकान बुक किया था। दो बिल्डर्स ऑरिस और 3C ने जॉइंट वेंचर लॉन्च किया था जिसमें 3C वाज द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ऑरिस एंड ऑरिस ने पावर ऑफ अटॉर्नी देके हम बायर से पैसा कलेक्ट करवाया 3C को। बाद में कितने साल इंतजार कर लिया आपने मकान के लिए? मैडम आज 14 साल हो गए हैं जी। लीगल फाइट में। हम तो आज हरेरा और NCLT के बीच में फुटबॉल बने हुए हैं। रेरा और NCLT के बीच आप फुटबॉल बने हुए हैं? बिल्कुल, नॉट ओनली रेरा एंड फुटबॉल, रेरा एंड NCLT, हमारे 70 केसेस हर फोरम में NCLT, NCLAT, हरेरा, हरीट, दिल्ली हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप कोई फोरम बोलिए वहाँ पे चल रहे हैं। मैम आप उसी प्रोजेक्ट में हमने भी 2011 में फ्लैट बुक किया था और बहुत उम्मीद से किया था कि हमारा मकान मिल जाएगा 15-16 तक, लेकिन कोई अभी उम्मीद नहीं लग रही है। और तो समस्या क्या है वहाँ पर? ओरिस बिल्डर ये पूरा पैसा लेके हम लोगों को 3C को डिनाई कर रहा है कि मकान नहीं देंगे। उसने सारा जो भी अभी स्ट्रक्चर वहाँ पर खड़ा हुआ है वो 3C हम लोगों को 3C के ही पैसे से बना हुआ है और फिर भी वो डिनाई कर रहा है कि नहीं हम तो लोग। ये कहानी बहुत सारे लोगों की है कि वादा किया गया, बुक किया गया और उसके बाद मकान मिला नहीं। माइक हम आगे पास करेंगे। आपका मकान कहाँ आपने बुक किया? मैंने और मेरी वाइफ ने BPTP पार्क 81 फरीदाबाद में फ्लैट बुक किया 2009 में। इट वाज टू बी डिलीवर्ड एज पर एग्रीमेंट इन 2013। आज तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 2024 में उन्होंने कोर्ट में बताया 2013 में मिलना था। हाँ, 2009 में किया था हमने बुक, तो 2024 में उन्होंने कोर्ट में बताया कि हमें OC मिल गया है। अब हम उनको कह रहे हैं कि अब पोजेशन दे दो, सब चल रहा है प्रोसेस, लेकिन वो मतलब जो और जो पैसे मिलने कंपनसेशन वगैरह उसकी बात ही नहीं कर रहे। तो ये जो कहानी है ये पूरे दिल्ली NCR की तो है ही, उसके अलावा दूसरे शहरों की भी बात हमने की और इस वक्त मेरे पीछे भी जो आप देख रहे हैं, बल्कि चारों तरफ में ऐसी इमारतें हैं जो अधूरी हैं, जो खंडहर सी दिखती हैं, जहाँ पर लोगों को रहना था लेकिन अब तक ये प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हुए और लोगों को सौंपे नहीं गए। तो यहाँ पर आज आने का मकसद भी ये है कि आप देखें जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं वो एक इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट है, अधूरा प्रोजेक्ट, जिसमें पता नहीं कितने हज़ारों लोगों ने अपने अपने मकान की बुकिंग की और सपना देखा कि उनका मकान ये होगा, लेकिन अभी ये अधूरा है। और ऐसे पूरे दिल्ली NCR में लाखों फ्लैट्स हैं जहाँ पर लोगों को घर मिले नहीं हैं। उधर आप कहाँ से आए हैं, आप बताएंगे? मेरा नाम आयुग रस्तोगी है। मैं सुपरटेक इको विलेज 3 का होम बायर हूँ। सुपरटेक इको विलेज की प्रॉब्लम बार बार सामने आती है, समस्या क्या है वहाँ पे? यहाँ पे 2010 में हमने घर बुक किया था और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अभी तक 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को घर नहीं मिले हैं। 2010 में बिल्डर ने होम बायर को रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर एक मिडिल क्लास होम बायर को यहाँ पे एक सपने दिखाए, सब विभाग दिखाए और
2012 तक फिर यहाँ पे शायबरी वर्डिक्ट आता है जहाँ पे लैंड कैंसिल कर दी जाती है, फिर होम बायर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद भी 2014 में बिल्डर पूरा पैसा लेता है और 2016 से कंस्ट्रक्शन बंद कर देता है। 2016 से आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन ही बंद है। आप बताएंगे आपकी समस्या क्या है? मेरा नाम अचिन मजुमदार और मैं स्पोर्ट्स विलेज प्रोजेक्ट सुपरटेक स्पोर्ट्स विलेज जी 2013-14 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और 17-18 तक प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेंटरी अराउंड 550 इन्वेंटरी सेल किया है, बल्कि 4,500 फ्लैट उसमें बनना था एंड 250 अराउंड विला था। उसके बाद 2019 आते आते प्रोजेक्ट टोटली रुक जाता है। जो भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था अभी उसी कंडीशन में खड़ा हुआ है। टोटली ग्रीन लैंड प्रोजेक्ट है, 62.5 एकड़ की लैंड है और एक भी फ्लैट्स जो है कंस्ट्रक्शन नहीं किया और बिल्डर ने आपने आपके इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है कि बिल्डर्स अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देते हैं और वहीं पे प्रोजेक्ट रुक जाता है। राइट। आप भी वहीं से हैं, उसी जगह पे? मैं स्पोर्ट्स सिटी से हूँ, एपेक्स गोल्फ वेन्यू से। मेरे यहाँ पे मैं और मेरी फैमिली एपेक्स गोल्फ वेन्यू में पिछले 5 साल से रह रही है एंड हमें फ्लैट मिल गया है पर अभी तक उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है और अभी तक उसकी ओसीसी नहीं हुई है। फ्लैट मिल गया लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। और कोई बताना चाहेंगे अपनी मैं समस्या? गुड़गांव से जी। हूँ। ये 2010 में कृष ब्रह्मा प्रोजेक्ट है जिसमें हमारी बुकिंग ली गई थी और 2013 में 80% तक पैसा ले लिया था। ये सिर्फ प्लॉट्स हैं, उनको कुछ बना के नहीं देना है, विच इज़ वेरी इजी, लेकिन वो भी आज तक हमें नहीं मिले हैं। हमारी लड़ाई पुलिस, कोर्ट, रेरा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक हमें पोजेशन नहीं मिले। रामचंद्र जी 14 के वनवास के बाद राज मिल गया था, हमें तो 15 साल हो गए, अभी भी नहीं हुआ कुछ। तो ये घर खरीदारों का जो वनवास है वो पूरा नहीं हो रहा होगा। आपकी समस्या क्या है सर? हाँ, मैं सुपरटेक इको विलेज 2 से हूँ और जैसा अभी उन्होंने बताया सुपरटेक इको विलेज 3 और इस सारे यहाँ भी वही प्रॉब्लम है। यहाँ पे सुपरटेक ने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर रखा है। आईआरपी हितेश गोयल जी हैं, पिछले 4 साल से कुछ नहीं हुआ, 3-4 सालों से कुछ नहीं हुआ है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर ऐसे हैं उसमें कुत्तों ने घर बनाया हुआ, सिक्योरिटी फ्लॉज हैं। रोज़ एवरी सेकेंड डे वी हियर अबाउट डॉग बाइट्स एंड ऑल, स्नेक्स आते हैं। सेकंड बेसमेंट जो पानी से भरा हुआ है, पूरी नींव कमज़ोर हो रही है। और हितेश गोयल जी पता नहीं, उनकी तो मोटी सैलरी आ रही है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। जी चलिए, तो बहुत सारे लोग इससे लगातार जुड़े हुए हैं और इससे जुड़कर लोगों के लिए लड़ भी रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसमें से एक हैं मिहिर गौतम जो पत्रकार हैं और साथ साथ एक्टिविस्ट हैं। मिहिर, इतने लोगों की समस्या आपने सुनी, आप ये बताइए कि ऐसे कितने प्रोजेक्ट होंगे जो रुके हुए हैं? अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो संख्या की बात करें तो सैकड़ों प्रोजेक्ट हैं ऐसे जो दिल्ली एनसीआर में। गुड़गांव में भी यही समस्या है, फरीदाबाद में भी है, नोएडा में भी है, गाज़ियाबाद में भी है, सब जगह ये समस्या हो रहा है। और जैसे जैसे शहरीकरण होगा मेरठ और बाकी जगहों पर भी आपको धीरे धीरे ये देखने को मिलेगी। जैसा हमने लखनऊ में देखा और जब Exactly. अंसल ग्रुप जो है वो अपने आप को अगर दिवालिया घोषित कर रहा है मिहिर, तो एक बार किसी और ने यहाँ पर कहा कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, दिवालिया घोषित कर देते हैं अपने आप को बिल्डर्स, और लोग वहीं फंसे रह जाते हैं। ये एक बहाना है कि एस्केप रूट हो गया है। बिल्कुल, ये स्केप रूट इसलिए है क्योंकि बिल्डर जो है उनकी जिम्मेदारी तब खत्म हो जाती है ना। उसके बाद वो कहते हैं तमाम जो केसेस चल रहे होते हैं डिफरेंट कोर्ट्स में वो भी रुक जाते हैं कि अब जब इंसॉल्वेंसी की सुनवाई होगी तब बाकी बायर्स की सुनवाई होगी। और इस चक्कर में हजार बायर्स फंसे हुए हैं। बिल्डर्स क्या करता है, इंसॉल्वेंट खुद को घोषित कर देता है और उसके बाद जो है वहाँ पर एक आईआरपी नियुक्त हो जाता है। जो आईआरपी आता है वो भी कितना काम करना चाहता है, अलग अलग प्रोजेक्ट में लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ख़राब है। सैलरी उनकी पूरी टीम की लाखों में जा रही है, वो सैलरी लोगों के पैसे हैं जिन्होंने अपने घर के लिए पैसा दिया था, उनको घर भी नहीं मिला और उनके पैसों से अब दूसरे लोगों को सैलरी भी मिल रही है और बिल्डर भी आराम से घूम रहा है। तो हारा हुआ जो व्यक्ति है वो वही बेचारा है जिसने पैसे दिए हैं। और ये करप्शन है सबसे बड़ा। अथॉरिटीज़ जो इन्वॉल्व हैं उनका, बिल्डर का और जो बाकी लोग हैं, इनका एक नेक्सस है जिसने इतने लाखों लोगों को ठग लिया और कोई सुनने वाला नहीं तो है। लाखों लोगों को ठगा और लाखों लोग सरकार से भी अपील करते रहे, लेकिन कभी किसी सरकार की तरफ से कोई मदद क्यों नहीं मिल पा रही है? आलोक जी, देखिए नगमा हल जी, करा दे समस्या को ना, इतने लोग परेशान हैं। सरकार की तरफ से फंड घोषित किया गया था 25,000 करोड़ का, लेकिन जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है उसके तहत इतनी लंबी चौड़ी उसमें चीज़ें थी भरने की जो बहुत लोगों को उसका लाभ नहीं मिल सका, कुछ लोगों को मिला है। लेकिन जो सरकारें थी, पर्टिकुलर नोएडा की बात अगर कीजिए तो यहाँ पर उन्होंने, मायावती जी की सरकार ने तो एक एक दिन में 6-6 प्लॉट अलॉट कर दिए एक एक व्यक्ति को। और उसमें सबसे बड़ा कारण था कि 10% जमा करना था, उसके बाद 8 साल की पेमेंट थी। तो लोगों ने एक की बजाय 6-6 प्लॉट ले लिए और वो
फुलफिल नहीं कर पाए, दिवालिया घोषित कर दिए। ठीक कहा मीर जी ने, जब IRP अपॉइंट होता है तो वो अपनी सैलरी खुद तय करता है, एंड दैट इज़ अ वेरी फैट सैलरी। वो बायर के जेब से जाता है, एंड ही इज़ नॉट बॉदर्ड कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल घटिया क्वालिटी की सामग्रियां वहाँ गिराई जाती हैं और किसी तरीके से काम को स्नेल पेस पे आगे ले जाया जाता है। इसमें जब तक सरकार सख्ती से प्रोफेशनल एजेंसीज तो को फिर अभी पिछले नहीं जब लगाएगी। जब से योगी जी की सरकार आई है, इसमें मामला कहाँ आगे बढ़ा है? देखिए, मामला रेरा तक जाता है, रेरा में ही घूम फिर के रह जाता है। तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ ना इसका? रेरा इसमें क्या कर रही है? देखिए, दो राव साहब, फैक्टर्स। आखिर रेरा जो है उसके बनने का फायदा क्या हुआ? टूथलेस है क्या रेरा? हाँ? देखिए, अक्सर ये हम सुनते रहते हैं टूथलेस टाइगर है और रेरा क्या कर रहा है, IBC क्या कर रहा है। ये जितने भी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं एक लेगेसी प्रोजेक्ट्स को लेकर देखते हैं। मैं एक्स नहीं कहूँगा, वाई नहीं कहूँगा, काफ़ी मैटर सब जुडिस है। अगर बात करें IBC प्रक्रिया की बात करें, जिसमें ये प्रोजेक्ट्स इंसॉल्वेंसी घोषित किया जाते हैं, जो भी है, देखिए वो एक हमें समझने की ज़रूरत है कि ये नहीं है कि वो बिल्डर घोषित कर रहा है, वो डिफ़ॉल्ट में है ऑलरेडी। वो कहीं ना कहीं लोगों को नहीं दे पा रहा है, या तो बायर्स खुद गए हैं या कोई बैंक गया हुआ है कोर्ट में कि ये नहीं चल पा रहा है, इसलिए इसकी जगह पे किसी IRP को आप नियुक्त करें। अब IRP जो है वो कोर्ट अपॉइंटेड IRP है, एक प्रोफेशनल है, वो टेक ओवर करता है। लेकिन तो इसमें जो पूरा नुकसान है, जैसा मिहिर बता रहे थे कि भुगत कौन रहा है, आम आदमी, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? एब्सोल्युटली। प्रॉब्लम क्या है कि कॉर्पोरेट लॉ की तरह बना हुआ है IBC, और जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में जो ये रियल एस्टेट कंपनीज आ गई हैं, उसमें काफ़ी पब्लिक, आम जनता के प्रॉपर्टीज़, आम जनता की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। अगर सिर्फ बैंक्स है तो हम इतनी बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो भी कंपनी है, वो भी इस प्रक्रिया में जाने के बाद, हालांकि इनको एक आवाज़ दी गई है 2017 के अमेंडमेंट के बाद, लेकिन वो प्रक्रिया इतनी धीमी हो गई है क्योंकि कई तरीके की दिक्कतें आ जाती हैं, और खुद कंपनी में इतना नहीं रहता कि वो कोई काम कर सके, तो इस वजह से ये दिक्कतें आती हैं। तो इस वजह से, हाँ बिल्कुल, इसमें अगर सरकारें वाकई करना चाहती है, अमिताभ कांत कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी हुई और है। आप लोग मैं बहुत उसमें गए भी गया वहाँ था, पर। उनकी रिपोर्ट में हम लोगों का जिक्र है, हम लोगों ने जो पॉइंट्स दिए थे उन्होंने नाम के साथ लिखा हुआ। नगमा बहुत आसान है। उन्होंने बताया है कि साहब प्रोजेक्ट्स जो है वो अथॉरिटीज़ लें, इनको बनाएं, जो रजिस्ट्री के प्रोसेस हैं उनको बाहर किया जाए बिल्डर के बकाये से, आम लोगों को राहत देने की बात है। अब क्या हो रहा है, अधिकारी समझा दे रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों का ज़्यादा वो है, वो बता दे रहे हैं कि इस पॉइंट्स को लागू करिए, इनको मत करिए। अब वो चुन करके अगर आप लागू करेंगे, इतनी अच्छी रिपोर्ट है, इतनी अच्छी रिपोर्ट है, उसको लागू ही नहीं तो किया उसके जा रहा पूरी तरह। इम्प्लीमेंटेशन में या उसको लागू करने में समस्या कहाँ आ रही है? सरकारों कौन को नहीं करना करना है चाह रहा लागू, है? जो चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे यूपी सरकार हो, बेसिकली वो थी। जो मेहर बात करें ना कि अगर वो जो रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट है, अगर आप उसको लागू कर लें तो इसमें समस्या कहाँ पर आती है? मैंने अमिताभ कांत जो रिपोर्ट है, मतलब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जब रेरा के लिए फ़ाइट करना शुरू किया, रेरा को इसीलिए इम्प्लीमेंट करने के लिए लगे रहे। मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया कि रेरा इम्प्लीमेंट हो सही ढंग से, रेरा आने से एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से रेरा का, मैं रेरा कंसल्टेशन कमेटी में भी मेंबर में भी हूँ, जिस तरह से रेरा का बिहेवियर या वर्क रहा है, मुझे तो लग रहा है रेरा भी कोलैप्स होने जा रही है डे बाई डे। और आज के डेट में NCLT की जो बात आप कर रही हैं, NCLT से मैं भी भुगत रहा हूँ। मैंने भी 2012 में एक प्रोजेक्ट में स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था। 6 साल से NCLT में लड़ाई कर रहा हूँ। NCLT का जो मूल मंत्र था, उस समय भी एक हम लोग के अरुण जेटली साहब से मुलाकात हुई थी NCLT आने से पहले, ये कानून बनने से पहले। तो इसका एक मूल मंत्र ये था कि भाई 365 दिन में रिजोल्यूशन हो जाएगा, कानून में भी है लिखा। लेकिन 6 साल से मैं खुद केस कोर्ट में हूँ और आज तक कोई रिजोल्यूशन नहीं हो। जो RP आता है वो भगवान बन के बैठ जाता है, वही मालिक हो जाता है। 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट का एक आदमी मालिक बन गया, वो चाहता ही नहीं है किसी तरीके से उसको छोड़ना। उसको लगता है कि लंबा चलता रहे, मुझे चलता पैसे मिलते रहे। रहे, वो आज करोड़ों रुपया खा रहा है, करोड़ों रुपया कमा रहा है महीने का। जी, इसमें मैं ये सही कह रहे हैं कि इसमें जो लोग बैठ जाते हैं IRP बन के, वो बादशाह हो जाते हैं। अकेला आदमी जो मटेरियल चाहे गिरवा ले, आगे करे या नहीं करे कोई मतलब नहीं है, एंड ही इज़ नॉट आंसरेबल टू एनीबडी। और एक चीज़ और बता दूं कि अभी NCLT ये भुगत रहे हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड।
तो ये हिंदुस्तान में हो रहा है जितने भी कोर्ट बट आलोक जी, अब सवाल ये है कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीजेपी योगी सरकार है, उसमें अगर सरकार की नियत हो तो उसको हल किया जा सकता है, तो वहाँ बात कहाँ अटक रही है और क्यों नहीं करते? सरकार की नियत हो तो हल हो सकता है, सिर्फ योगी तो सरकार की बात तो क्यों कर नहीं रहे नहीं, हैं? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में बहुत बड़े पैमाने पर नगमा ऐसे जी, फ्लैट्स हैं। जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उसके यहाँ लोग जाते हैं। अब रेरा से कुछ गया तो वो गया एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ, वहाँ से वो आगे बढ़ता है। तो ये जो एजेंसियां हैं इनको कौन कंट्रोल करेगा? बात यह है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई भी सरकार हो, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार नहीं चाह रही है अब तक ये हल हो। प्रदीप भाटी जी को मैं 1 मिनट साथ लूँ, उसके बाद देखिए, अगर सरकार चाहे तो सबसे पहले तो हमें जड़ पे उसके वार करना पड़ेगा। नोएडा ये अथॉरिटीज़ हैं या कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ये घूसखोरी की, भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी हैं। सबसे पहले गवर्नेंस आपकी वहीं से शुरू होती है। आप वहाँ पे अगर पहला वार करेंगे। दूसरी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं लैंड एक्विजिशन की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब 2007 से लेकर 12 की सरकार चली, उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए, एक दिन में जैसे बता रहे थे बहुत प्रोजेक्ट दिए। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हमने 2016 तक नोएडा में खास करके एक भी प्रोजेक्ट अलॉट नहीं किया, क्योंकि पहली प्रॉब्लम्स इतनी वो हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी कि पहले उनको सॉल्व करना था। अपनी जेब भरने की लालच से अगर आप ऐसा करेंगे, अभी एक बिल्डर ऑलरेडी डिफ़ॉल्टर हो रखा है, उस पर केसेस चल रहे हैं, और उसी को आप फिल्म सिटी का एक प्रोजेक्ट दे देते हैं, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जेब भरने का अगर इस तरह से अगर सरकार चलेगी, और आपके पास तो डबल इंजन सरकार है, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी डबल इंजन से ही होगा। क्योंकि आपको एक तरफ NCLT में जहाँ पे गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है मेंबर्स, जजेस को, तो गवर्नमेंट अगर इच्छा शक्ति होगी तो आप अपने पहले ही उसको चेक्स एंड बैलेंसेस लगाएंगे। आप चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों नहीं लगाते हैं? आप पहले जैसे केसेस आए 2018 में, जैसे आप अंसल की बात कर रहे हैं, 2018 में अंसल के NCLT में चला गया, सरकार जागी 2025 में। प्रदीप भाटी जी क्या कर रहे थे? प्रदीप भाटी, 1 मिनट, आप जो कह रहे हैं ना कि डबल इंजन सरकार है अब तो, और डबल इंजन से ही काम हो सकता है, सवाल ये भी है कि विपक्ष इसको, लोगों के मुद्दे को उठाता है क्या? बिल्कुल। देखिए, ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है। हमने 2024 का इलेक्शन था, नोएडा लोकसभा का पूरा इलेक्शन हमने इसी मुद्दे पे फ्लैट बायर्स के लिए रखा। और आप विडंबना देखिए कि इलेक्शन की वोटिंग से 1 वीक पहले नोएडा अथॉरिटी ये स्टेटमेंट जारी करती है सारे न्यूज़पेपर्स में कि वोटिंग के 1 हफ्ते बाद का टाइम दिया गया कि सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आप वोटर्स को आप ठग रहे हैं, आप उनके काम नहीं करना चाह रहे। अगर आप सही में काम करना चाह रहे तो इस तरह की आप चालाकी से, क्योंकि उस पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, तो आपने नोएडा अथॉरिटी को आगे किया और बोला सब शांत हो जाएंगे, और आप वोट लेके ठग लिया। इसी तरह का खेल अगर नहीं, लोग तो बार बार ठगे जा रहे हैं, तो विपक्ष भी इस मुद्दे को कहाँ उठा रही है? और कौन से चुनाव, एक सेकंड, कौन से चुनाव मिहिर इस मुद्दे पर लड़े जाते हैं? कौन लड़े? ना बीजेपी, ना समाजवादी पार्टी, ना कोई और पार्टी। एक फर्क आया है। तीनों सरकारें हमने 2010 से देखी है। मायावती जी थी, फिर अखिलेश यादव थे और योगी आदित्यनाथ। एक फर्क सिर्फ इतना आया है कि अभी कम से कम ये है कि मुख्यमंत्री तक जाकर के बात लोग बोल आ रहे हैं। ये नहीं था, और मैंने एक बहुत बड़े नेता को ये कहा, जब वो नहीं रहे उस प्रदेश में बहुत अच्छे पद पे, तो मैंने उनसे ये बात कही, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी इस तरह से पूरा उनका नेक्सस होता है कि पहुंच ही नहीं बन पाती है। तो ये टूटना चाहिए, और अधिकारियों को कम सुन करके अगर नेता लोग आम लोगों से पूछे, जिसकी समस्या है, आप आ जाइए नोएडा में, आ जाएं मुख्यमंत्री जी, तमाम बायर्स को बुला लें, है ना? जैसे आप किसानों के साथ पंचायत कर रहे हैं, लखनऊ किसान जाते हैं या मुख्यमंत्री आते हैं, उनके साथ होता, तो यहाँ भी हो सकता है, संभव है। मिहिर जो कह रहे हैं बहुत अच्छा एक सुझाव है कि अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ जाएं और सारे बायर्स को बुला लें, समस्या सुन लें और हल निकाल दें कि होना क्या है इसका। किसानों का क्या है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ये समस्या अगर किसानों से शुरू हो रही है, मैं ये समझता हूँ लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा मैटर था। हमने लैंड एक्विजिशन एक्ट आने से पहले 4 गुना किसानों को पहले ही मुआवजा सर्कल रेट बढ़ा के, अब अगर मैं बीजेपी से पूछूं, क्योंकि मैं इसको तू मैं नहीं करना चाहता, और इस पार्टी और उस पार्टी, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं और ये संवेदनशील मुद्दा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने 4 गुना हम बढ़ा के मुआवजा दे रहे थे, आपने सर्कल रेट आज तक नहीं बढ़ाया, 20-25% सर्कल रेट नहीं बढ़ा, हम 400 गुना 400% हम गुना बढ़ा के हमने सर्कल रेट बढ़ाया, और किसानों की समस्या की हमने एक्विजिशंस किया, हमने आगरा एक्सप्रेस वे बनाए। एक किसानों का आप बताइए
बताइए कहीं आंदोलन हुआ? बायर्स ने भी हमारी सरकार के अंदर कोई भी एनसीएलटी में बिल्डर्स, क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीशन की स्टेज पे नहीं आए थे और हमने इसलिए कोई नए प्रदीप प्रोजेक्ट भाटी भी जी, चालू आप नहीं क्या किए। कह रहे हैं कि तो समाजवादी कहीं आपको पार्टी ने- बायर्स को, हमारे टाइम पे ना बायर्स के आंदोलन हुए इस तरह के, ना किसानों का एक आंदोलन नहीं हुआ। तो ये फर्क है, आप गुड गवर्नेंस का फर्क है। नहीं, गुड गवर्नेंस अगर समाजवादी पार्टी में थी तो फिर ये समस्या उस समय हल क्यों नहीं हो नहीं गई? देखिए, हल नए इसलिए नहीं हुई क्योंकि projects नहीं प्रोजेक्ट दिए क्योंकि आपने। प्रोजेक्ट्स कंप्लीशन की डेट थी। नहीं देखिए, मैं समस्या बताता हूँ, उसका जवाब दे देता हूँ मैं। 2010 नहीं, से है ये जब समस्या आपकी तो- ये सरकार 2010 से है। मैंने माना प्रोजेक्ट्स अगर 2011 में अलॉट हुए हैं, एक सेकंड में आलोक जी जवाब दे देता हूँ आपका। अगर प्रोजेक्ट 2010-11 में अलॉट हुए हैं तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट 18, 17, 19 थी। तो अगर वो कंप्लीशन डेट वो थी तो उससे पहले ये लोग भी नहीं कुछ जाएंगे, प्रोजेक्ट्स की उससे डेट पहले वो 13 लोग और भी नहीं 15 जाएंगे। भी थी। कुछ प्रोजेक्ट्स की डेट 13 और 15 नहीं, 14 और 15 किसी की डेट्स कंप्लीशन डेट्स भी थी। अगर प्रदीप जी, एक एनसीएलटी में मिनट के लिए आपको रोक रही हूँ। बात कुल मिला के ये है, ये कह रहे हैं जो आलोक गाजर जी, एक मूली मिनट, की एक तरह मिनट। प्लॉट बटे हैं हाँ। उसका हमारी श्रेय सरकार में आपको और मायावती जी को नहीं, जाता हमारी है, सरकार में मैं अभी समाजवादी आपके- पार्टी और अभी मायावती मैं जी CAG की को रिपोर्ट गाजर आपको मूली की दिखाता तरह आपने हूँ। बांट दिए मैं CAG की प्लॉट। रिपोर्ट लेके आया। और जो ऊपर नीचे का अंतर था वो नगमा सबसे जी, ज्यादा मेरे एक बात सीएम में साफ हुआ यहाँ है। पर है कि इसलिए ये समाजवादी बात मत पार्टी की कहिए आप। प्रदीप भाटी जी का कहना है कि अगर ये लोग होते इन्होंने बहुत अच्छी गवर्नेंस की, उसके बाद गवर्नेंस खराब हो गई और आप लोग कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ये CAG की गलत हल नहीं है। कर पा रहे, नहीं, यही कह रहे हैं इन ये। लोगों का दिया हुआ हम लोग झेल रहे हैं। आपका दिया हुआ भुगत रहे हैं। कांग्रेस मैं का एक सेकंड बस मैं एक कुछ जवाब दे मैं दूं, कुछ छोटा और सा लोगों अभी की तक बात झेल भी रहे हैं। सुनना छोटा सा चाहती हूँ। जवाब दे पीछे दो। से पहले एक मिनट समस्या सुन लें। हाँ, नहीं, बोलिए। मेरा ये कहना है कि और प्रदेशों में रेरा सक्षम है। महाराष्ट्र के अंदर कहीं बिल्डर का ऐसा सुनने में नहीं आता, और प्रदेशों में नहीं आता। यहाँ पे आके रेरा टूथलेस टाइगर क्यों हो जाता है? नंबर एक। मैं एक मिनट आपसे दूसरी राव चीज साहब से- दूसरी राव चीज है साहब कि से- ठीक है, तीन बार पूछिएगा सवाल मैं राव साहब से, लेकिन जवाब लूंगी। बोलिए। 3 बार का जो है 3 बार के सिटिंग MP MLA कई हम लोगों ने उनको मौके दिए हुए हैं। हर बार वो आते हैं और जैसा कि बोला गया कि हाँ 2 दिन पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया। ये इस तरीके की प्रोमिसेस करके उन्होंने 3 बार, और इस समय धीरेन्द्र जी, हमारे MLA साहब पंकज जी, सब लोगों ने, नाम लेना चाहेंगे सिटिंग MLA का? कौन किन्होंने आके तेजपाल बातें नागर जी, की? तेजपाल नागर जी, पंकज जी, इन्होंने इनको विधानसभा में खड़े होकर कहना पड़ा, भाई आपकी सरकार है, आप करिए ना, आपको कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, आपको जो वहां पे कहना पड़ता है और तेजपाल नागर जी को जो अध्यक्ष महोदय वहां के बैठा देते तो हैं, ये क्या मतलब है? आपका जो सवाल का आधा हिस्सा है राव साहब जवाब देंगे और पॉलिटिशियंस आ रहे हैं, वादा कर रहे हैं, MLAs आके, और उसके बाद कुछ नहीं होता, लोगों को ठग रहे हैं आलोक जी आप लोग, यही कह रहे हैं वो। मैडम एक चीज, हाँ, वापस आती हूँ, आ रही हूँ। रेरा का जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों है? आलोक जी एक मिनट, आवाज एक साथ दोनों की नहीं आएगी। आप ये रेरा पर मुझे बता दें कि महाराष्ट्र में ये समस्या क्यों नहीं है, यूपी रेरा को इतनी परेशानी क्यों बताता है? हूँ। पहले आप देखिए ये रेरा आया कब? 2016 में ये एक्ट आया है, और IBC भी कब आया? 2016 में आया है। इफेक्टिवली 2017 से एक्ट चालू हुआ है रेरा भी। उससे पहले के जितनी भी बातें हम कर रहे हैं, प्रायर टू दैट की अलॉटमेंट्स की बात कर रहे हैं या वो लेगेसी इश्यूज की बात कर रहे हैं, रेरा आते ये नहीं कह सकते कि आप एक मैजिक बॉन्ड शुरू होगा। आज ये मानते हैं रेरा को मार्केट इतना में ढीला क्यों किया गया रेरा यहाँ को पे? एक मिनट मेरे बीच को- में नहीं बोलिए प्लीज। रेरा को आए भी समय हो समय गया, हो तो गया। मैं अभी आपको जो उसका जवाब- समस्या उसका है जवाब उसमें दे रहा रेरा हूं। का मैं उसका रोल क्या है? जवाब दे रहा हूँ आपको। ये जितनी भी बातें हम कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि कई बातें NCLT में चली गई हैं जो दिक्कतें आई हैं। NCLT में जब कंपनी चली जाती है उसके बाद रेरा क्या सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं कुछ हो सकती है, कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पूर्णतः आप रेरा पे नहीं डाल सकते। हाँ, रेरा में इंप्रूवमेंट हो सकता है। कई सॉल्यूशन, जैसे अमिताभ कांत जी के सॉल्यूशन की बात करते हैं हम, जो रिपोर्ट आई है उसमें हम भी जुड़े हुए थे, उसमें जो सजेशंस दी गई है वो काफ़ी हद तक यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स में कंप्लीट करने की कोशिश की है। क्लासिक केस यहीं पे JP कैलिप्सो कोर्ट इन्वॉल्व होकर वो कंप्लीट हुआ, जहाँ रेरा कंप्लीट कर पाया उस प्रोजेक्ट को। हम वो सक्सेस स्टोरीज क्योंकि एक आध है तो हम कह नहीं सकते। हाँ, आज 3-4-5 साल से हो सकता है स्लो डाउन आ गया है, कुछ बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लेकिन रेरा हो या IBC हो, एक्ट्स आए हैं आप आज पिछले 5-7 साल में ही, तो और एक कुल मिला के स्ट्रक्चरल ये चेंजेस कह- लाने बिना का माइक कोशिश की है। आवाज रेरा नहीं के आएगी, जजमेंट सर, पे एक काम मिनट। क्यों नहीं होता है? एक बात मैं बता दूं नगमा, जो सोच के हम लोगों ने रेरा को या NCLT को लाया था, आज वो टोटली कोलैप्स हो गया। मुझे तो लग रहा है एक मूवमेंट चलाना चाहिए कि NCLT पे ताला मारने के लिए, कि भाई पब्लिक मूवमेंट जाए और NCLT पे ताला मार दे। ऐसा NCLT ने कर दिया है कि लोग को समझ में नहीं आता कि ऑप्शन क्या है। 1-2 लाख रुपए के लॉयर को हायर करना पड़ता है एसोसिएशन के लिए, और उसके बाद डेट पे डेट जो 365 डेट की बात थी, आज 6 साल होते चले गए। तो आप वही सोचिए कि ओवरऑल जो सोच के
जो उद्देश्य से जिस कानून को लाया गया था वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। रेरा का हाल ये देखिए कि अगर हम लोग कोई भी फाइल करते हैं एज ए बेंच में, तो यहाँ से बिल्डर के ऊपर अगर आरसी भी इशू होता है तो किसी में कोई अगर 100 रुपये का आरसी है तो 20 रुपया कलेक्ट हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। रिकवरी चला तो रेरा और एनसीएलटी इस समय एक ऐसी बॉडी बन के रह गई है जिसका जो कोई समाधान नहीं दे पा रही है, और आप कह रहे हैं एनसीएलटी पर तो ताला लग जाना चाहिए। हाँ, एक्चुअली में एनसीएलटी भी तो आता तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर है। आपकी तो मिनिस्ट्री है सेंटर में, मोदी जी की तो मिनिस्ट्री है। आप वहाँ पे नॉमिनेट कर रहे हैं, आप वहाँ पे जजेस बना रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं। आपको पहला क्वेश्चन तो आपसे ही पूछा जाएगा, आप वहाँ पे लॉज क्यों नहीं चेंज करते, कंपनी लॉज क्यों नहीं चेंज करते? आपको किसने रोका है कि वो इंसॉल्वेंट नहीं बने? क्योंकि कंपनीज एक्ट पहला फर्स्ट केस ही कंपनी एक्ट में सॉल्वेंट एंड इंसॉल्वेंट केस है कि कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। अगर उसी का फ़ायदा उठा के वो अपने फंड्स को डाइवर्ट करते हैं बिल्डर्स, वो अपने जहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो पैसा लगाना होता है वो नहीं लगाते हैं, अपने पर्सनल यूज़ में करते हैं, और उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, और बेचारी गरीब जनता जो परेशान जनता है वो उसके पास कुछ नहीं रहता। ये जो नियम है इसको बदलने में क्या अड़चन है, क्यों नहीं बदला जा सकता? क्यों सुप्रीम कोर्ट का मिहिर मैं देख रही थी एक जगह एक वर्डिक्ट, आलोक जी आप भी इस पर बताइएगा, कि बिल्डर्स को लेकर उन्होंने कहा था कि इंसॉल्वेंट डिक्लेयर आप कर दें अपने आप को, इस ये बहाना बनाकर आप बच नहीं सकते। जो पेनल्टी लगनी चाहिए वो उसकी जगह भी रहनी चाहिए, क्योंकि सारे बिल्डर्स यही कर रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि नियम बदलें आप, सरकार आपकी है, एमएलएज वादा करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता है, लोग ठगे जाते हैं। देखिए नगमा जी, एनसीएलटी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, इतना ज़्यादा उसके यहाँ उतने जजेस नहीं। हाँ, अब उसमें धीरे, ये मैं मानता हूँ कि उसमें और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश है, और जितना अब शोर शराबा हुआ है और आपके माध्यम से भी जो अभी ये जा रहा है, इस सब का कुछ असर होगा। अब मुझे लगता है एनसीएलटी में त्वरित कार्रवाइयाँ चालू होनी चाहिए, गवर्नमेंट भी इसके तरफ जरूर ध्यान देगी। और इंसॉल्वेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो उसके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी लगनी चाहिए क्या? ये एक अलग ही प्रक्रिया है इंसॉल्वेंसी का। हाँ। उसके तहत वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करके कोई आदमी अपने को कंज्यूमर राइट वायलेशन तो हो रही है ना, आपने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी। मेयर, अगर आप इसमें जोड़ना चाहें कि क्या कंज्यूमर राइट वायलेशन नहीं है? मैम बिल्कुल वायलेशन है। आप समझिए कि इतने सारे कंज्यूमर हैं, लाखों लोगों को आपने भरोसे पे छोड़ दिया है कि साहब, और बिल्डर के पास सबसे आसान तरीका है। और मजेदार ये है कि कई बिल्डर्स ऐसे जिन्होंने अपने कुछ प्रोजेक्ट्स को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया, प्रोजेक्ट वाइज भी डाल देते हैं इंसॉल्वेंसी में, तो ये भी एक समस्या है। और जहाँ तक रेरा की बात उन्होंने कही कि रेरा काम कर रहा है, पूरे देश में क्या रेरा के नियम एक ही हैं? अगर हों तो महाराष्ट्र में समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश में क्यों है? सवाल भी पूछा था, उत्तर प्रदेश में क्यों है? हाँ, अगर बेंगलुरु में नहीं समस्या है, वहां भी घर मिल रहे हैं लोगों को, तो गुड़गांव में क्यों है? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर समस्या पे समस्या है। इमीडिएट रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। जी बताइए। देखिए, लॉज वॉज चेंज करने में हमारे सिस्टम में बहुत टाइम लगेगा। एक तो प्रोजेक्ट्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करिए, प्रोजेक्ट्स विच आर फाइनेंशियली वाइबल एंड प्रोजेक्ट्स विच आर नॉट फाइनेंशियली वाइबल। जो प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियली वाइबल हैं उनको एक चांस तो यह है, आप या तो उनके होम बायर्स को अपॉर्चुनिटी दे दो, आप अपना प्रोजेक्ट ले लो, खुद कंप्लीट कर लो। दूसरा, जो एक स्टेप अगर सरकार चाहे कल ले सकती है कि दैट एट द बिहेस्ट ऑफ द होम बायर्स आप एक 3 मेंबर कमेटी बना दो, कोई रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज, 3 लोगों को ले लो, उनसे कहो भाई देखो ये प्रोजेक्ट 10-15 साल से अटका हुआ है, दैट इज जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड, लेट दैट 3 मेंबर कमिटी कोलेट ऑल द केसेस, सब इंटरेस्टेड पार्टीज को सुन ले and then adjudicate. So it also means कि जो हम लोग पहले भी बात करें कि नियत नहीं है करने की, अगर सॉल्व करने की नियत हो तो ये हो सकती है। आप माइक उधर भी पास करेंगे, आप बोलना चाह रहे थे कुछ इसमें, आपकी समस्या क्या है? हाँ। मैं इको विलेज 2 से हूँ, सुपरटेक इको विलेज 2 से बोल रहा हूँ। मैडम, अगर योगी जी या यहाँ के एमपी विधायक चाहे तो रजिस्ट्री भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वो लोग चाह ही नहीं रहे हैं, वो लोग परेशान कर रहे हैं सबको, जो कि इन्हें घर ना मिले। वो विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो लोग चाहेंगे, योगी जी चाहेंगे आज के डेट में, तो कभी भी रजिस्ट्री हो सकती है। जी सर, एक सेकंड रुकिए। मैम एक बात जानिए, अगर सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि अम्रपाली केस में रिजोल्यूशन लाने का, तो 40,000 लोगों को रिजोल्यूशन मिला, आज घर मिलना शुरू हो गया लोगों को ना। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई हम हर केस को अम्रपाली जैसा टेकअप नहीं करेंगे, लेकिन अगर सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट जैसी एक कमेटी बना दे जो ऐसे मैटर को टेकअप करे। आज अगर
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बन जाए, एनसीएलटी में बैठ जाए कि भैया तुमने इतने केसेस को इतने सालों से क्यों लटका के रखा है, क्या कारण है भाई, तुम डे टू डे सुनवाई करो, खत्म करो आलोक cases जी, को। अगर एनबीसीसी बना सकती है अमरपाली के तमाम प्रोजेक्ट्स को, आप हमने सबने हाँ, देखा, तो एनबीसीसी को यानी कि वहाँ प्रॉफिट था तभी तो वो आई ना। Obvious तो सरकार के पास भी एजेंसी अपनी है, अगर अथॉरिटीज इसमें आगे आके बढ़े और हर प्रोजेक्ट में इतना जमीन खाली है जिनको बेच करके या बाकी तरीकों से या फ्लोर बढ़ा एकदम करके से, कुछ वो तो किया जा सकता FAR सरकार है, के एकदम पास है वायबल है। देना, सरकार उसको अगर violate आज नहीं चाह ले करती। तो हो जाएगा। तो जारी रहेगी ये चर्चा, छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बिगेस्ट कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू मी इज़ नोएडा अथॉरिटी। अगर नोएडा अथॉरिटी विजिलेंट थी तो ये सब नहीं होता, क्योंकि ऐसा मशीनरी अब बनाया गया है कि बिल्डर्स आर नॉट अफ्रेड, क्योंकि उनको पता है कि नोएडा कुछ करेगी नहीं। पुलिस वाले तो कुछ करते नहीं हैं, इनकी जेब में पैसा भरा जाता है। सो अनलेस वी हैव अ गवर्नमेंट मशीनरी जिसमें आई ऑनेस्टली फील नोएडा अथॉरिटी शुड बी वाउंड अप। It's we don't get any benefit Some people feel from NCLT should be wound up. Madam, Some see, people feel NCLT Noida see, Authority madam, को बंद अब कर आप देना देख चाहिए, लीजिए। NCLT को बंद कर देना अब आप चाहिए, देख लीजिए, क्योंकि see, काम नहीं। हाँ, NCLT is part of a judiciary. एक सेकंड, सब one second, ले one by one, Now the please. thing is that see, we have to look at government machineries and judicial machineries. अब NCLT is part आप of कह a रहे हैं कि judicial. नोएडा अथॉरिटी इसमें बहुत बड़ा इसमें दोष है। Absolutely, कैसे? because I believe that the builders are not, they don't सजा का care डर नहीं about है, what सजा- Noida authorities. जी, But Noida जी, क्या करती है? जी। They can seal their offices, they can take, now each builder, how has each builder been allowed to accumulate hundreds of crores in dues? क्योंकि नोएडा अथॉरिटी सालों से कुछ नहीं कर रही थी। और अगर आप देखेंगे कोर्ट का भी ये कहना है कि what was नोएडा अथॉरिटी doing? अब जुडिशियल मैकेनिज्म तो द सुप्रीम कोर्ट नाउ इज सेइंग, जैसे आपने कहा कि दे सेड दे पास्ड एन ऑर्डर जिसमें अगर पेनल्टी एनसीडीआरसी या किसी भी कंज्यूमर कमीशन से आ रहा है, दैट विल नॉट प्रोटेक्ट द बिल्डर। सो द कोर्ट्स आर डूइंग देयर जॉब। जी, जी, जी। बट मशीनरी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि चूंकि बिल्डर्स को सजा का डर नहीं है और इस वजह से ये चल रहा है, बिल्डर्स के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। नोएडा अथॉरिटी की बात देखिए, उन्होंने की। नहीं, एक इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि ये रीजन में 5 अथॉरिटीज़ हैं। इस सिर्फ गौतम बुद्ध रीजन में 5 अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। इसमें अगर आप प्लम पोस्टिंग की तरह यूज़ करेंगे ऑफिसर्स को, और ऑफिसर्स भी विलिंगली उसको प्लम पोस्टिंग मान के और वहाँ पे एक लूट खसोट के, देखिए नहीं, देखिए अगर आप ऑफिसर्स को अगर ढंग से गवर्नेंस के प्रॉपर गवर्नेंस करके यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आप देखते हैं। जैसे कांग्रेस के 60 साल के कुशासन को धोते धोते मोदी जी का अभी भी हाथ साफ नहीं हुआ है, वैसे ही समाजवादी पार्टी या मायावती का यहाँ पर ये दुधारू गाय थी, ये लोग उसको दूते थे, ये ऑफिसर भेजते थे जो वहाँ पहुँचाता था पैसा। आलोक जी, आप ये कहकर मैंने अपना कहा हाथ नहीं धो बिल्कुल, सकते। अब हम लोग उसको ठीक कर रहे हैं कब और ठीक विश्वास होगा? मानिए लोग कि तो योगी ये जी के पूछेंगे नेतृत्व ना में 100% वो ठीक होकर रहेगा। अभी तो मिहिर बोल, एक सेकंड, अब वो संज्ञान में आ चुका है। एक सेकंड। जमीन अगर अथॉरिटी ने इशू किया हुआ है, उस जमीन में जो कंडीशन में टर्म्स एंड कंडीशन में जमीन दे दिया गया, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशन में अगर बिल्डर फुलफिल नहीं करते तो अथॉरिटी ने उस डेवलपर ऊपर क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। नंबर 1 यही सवाल यहाँ भी था कि डेवलपर्स पर एक्शन क्या हो रहा है। अथॉरिटी ने आज तक बिल्डर के ऊपर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। अगर हम देखें सुपरटेक के ऊपर अथॉरिटी का 1000 से ज़्यादा करोड़ से ज़्यादा का ड्यू था, कभी अथॉरिटी ने उसके ऊपर कोई कोर्ट केस या कोई पुलिस कंप्लेंट करी नहीं करी। सुपरटेक के केस में अभी एनसीएलटी से ऑर्डर आया कि एनबीसीसी को सारे प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिए जाएं, तो उसमें सबसे पहले बिल्डर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं स्टे लगाने के लिए, और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी भी जाती है अपने ड्यू के लिए। मैं केवल उनसे एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब बिल्डर ने आपका पिछले 15 साल से ड्यू नहीं दिया, होम बायर का घर नहीं दिया, ना बैंकों का पैसा दिया, तो आपने आज तक उसके कभी ऊपर कभी ईओडब्ल्यू या ईडी में कभी कंप्लेंट के लिए कोई इंक्वायरी इनिशिएट करी? नहीं करी। तो सबसे बड़ा नेक्सस तो यही है बिल्डर और अथॉरिटी का। आई हैव पर्सनली गॉन एंड मेट फाइनेंस कंट्रोलर आईएएस ऑफिसर ऑफ हरियाणा एंड टोल्ड हिम कि इस प्रोजेक्ट में डबल ट्रिपल अलॉटमेंट्स हुई है, आप प्लीज यहाँ पे रोक दीजिए रेरा से ऑर्डर लेके। एंड ही जस्ट सेड कि रजिस्ट्री का तो कोई मतलब ही नहीं होता, यहाँ से आप जाइए। तो व्हाट इज दिस एटीट्यूड? तो समस्याएं हमने बहुत सुनी है, एक एक करके मैं आप लोगों से अब थोड़ा समझना ये चाहती हूँ। मेरी यहाँ से शुरू करूँ कि लोगों के पास समाधान क्या है। ये इतनी कहानियाँ सुनकर बहुत चिंता भी है, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लोग अपने पैसों को लेकर परेशान हैं। एनसीएलटी, रेरा, नोएडा अथॉरिटी, इन सब एजेंसियों के नाम के बीच में लोग तो फंसे हुए हैं। तो जैसे किसी ने कहा था ना, फुटबॉल बन के रह गए हैं, तो उनके पास क्या विकल्प है? कहीं कोई समाधान भी हुआ है? बिल्कुल है, बिल्कुल आसान सा समाधान है। मुख्यमंत्री आए,
घर खरीदारों के जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं या जो घर खरीदार हैं, वो खुद से चुन लें, उन्हें बुलाएं, उनसे बात करें, उनके पॉइंट्स नोट किए जाए वहाँ पर। अधिकारी वैसे ना हो जो कि बाद में समझा दें कि अगर आपने, जैसे उन्होंने समझा दिया अमिताभ कांत कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि साहब अगर आपने तमाम चीज़ें अगर लागू कर दी अगर इसका, तो रजिस्ट्री हो जाएगी, हमारा पैसा फंस जाएगा। तो आप रास्ता बताओ कि आपका पैसा किस बिल्डर ने दे दिया रजिस्ट्री रोकने से, नहीं दिया। तो ये करना होगा। मुख्यमंत्री खुद आकर के फिर से संवाद, उन्होंने बात की है लोगों से, ऐसा नहीं कि 17 के बाद लगातार वो मिले हैं लोगों से, ये बात सही है ना, लेकिन उन्हें और ज़्यादा मिलना चाहिए और एक बार आकर के सामने बड़ा दिल दिखाते हुए इस समस्या का हल कर देना चाहिए। और बहुत मुमकिन है, अगर किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री चाह जाएंगे तो एक दिन में ये समस्या हल हो जाएगी, हल हो सकती है। और इस समय लोग जो हैं बुरी तरह से फंसे हुए हैं क्योंकि बिल्डर्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। एक तो वो है, दूसरी बात कि कहीं कोई सजा का डर नहीं है, सजा का डर नहीं है। वो जेल जाएंगे और करप्शन का चार्जेस होगा 10 या 12 साल शायद उसमें सजा है, वो 7 साल की सजा है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। कुछ लोग आ भी चुके हैं वैसे, कुछ लोग वापस भी आ चुके हैं। एक बात बताएंगे आप राव साहब की, ऐसे बहुत सारे मामले थे, लोगों को लग रहा है कोई उम्मीद नहीं है, कुछ ऐसे मामले जहां पर लोगों को कोई राहत भी मिली हो? नहीं मिली है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जैसे तो कुछ जो सेक्शन 8 के तहत प्रोजेक्ट्स, क्योंकि वो एनसीएलटी में नहीं गई है। अब देखिए, हर एक का एक कानून का एक दायरा है काम करने का। रेरा का अपना एक दायरा है काम करने का, एनसीएलटी आईबीसी कोड का एक दायरा है। लोग औसतन कितना लंबा इंतजार करें कि उनको घर मिल जाएगा? देखिए, इसका तो मुझे 15 साल, अगर 12 साल, 20 साल, क्योंकि इस लॉ, ये जो देखिए एक स्पेशलाइज्ड एक्ट की बात करें, अगर स्टक प्रोजेक्ट्स की भी बात करें, तो उसमें दोनों सरकारों को, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलके उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए, यानी कि एनसीआर रीजन में अगर प्रॉब्लम्स है, हरियाणा के साथ मिलके एक स्पेशलाइज्ड एक्ट अगर बना जाता है, तो क्योंकि देखिए लैंड एक सब्जेक्ट मैटर है स्टेट का, अप्रूवल्स का। जब आप नोडल अथॉरिटी की बात जैसे करें, बार-बार मीर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहें तो हल हो जाएगा। करेक्ट। सो ऐसे ही डीटीसीपी है वहाँ पे हरियाणा में, तो अलग अलग हैं। तो आपको ये नहीं कह सकते क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर्स नहीं है कुछ वो ऐसे लॉ बना दें जो स्टेट को गवर्न करने। सो इट्स अ मैटर ऑफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस भी होते हैं। तो यस, एक जैसे अमिताभ कांत जी का रिपोर्ट भी है, तो उस रिपोर्ट में भी चैलेंजेस क्या है, हालांकि सॉल्यूशंस उसमें दिए गए हैं। कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं कि जो प्रॉब्लमैटिक इसलिए हो जाती हैं क्योंकि वो आपको अमेंडमेंट इन लॉस की जरूरत पड़ती है। और वो जो सर कुल मिला के मुझे जो लग रहा है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इट इज नॉट एन इजी लोग तो ये इंतजार करेंगे ना उनको घर मिले। स्पेशलाइज्ड एक्ट हमारे चारों तरफ भी जो अब इमारतें देख रहे हैं और पीछे भी देख रहे हैं, वो वही प्रोजेक्ट्स हैं जो अटके हुए हैं और लोग 12 साल से 15 साल से इंतजार कर रहे हैं लगातार कि उन्हें घर मिलेगा। अब क्या उसमें चेंजेस चाहिए, क्या कानून चाहिए? बात है कि नियत होनी चाहिए हल होने की, और लोगों को उनके जायज पैसे जो इसमें डूबे हैं उसका कोई भरपाई तो होनी चाहिए। कंज्यूमर राइट का मामला है ये। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कंज्यूमर राइट्स का, कोई सज्जन जिक्र कर रहे थे। आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर वेरी नॉलेजेबल पीपल अराउंड हियर। सो उसमें कहा गया है कि कंज्यूमर राइट्स कैन नॉट बी डिनाइड। सो कोर्ट्स अपनी कैन नॉट बी, एंड देयर शुड बी सम काइंड ऑफ पनिशमेंट also, monetary compensation. I personally believe we are enough and adequately having so many laws. Loss is not the problem, implementation is the problem. That is the sum and substance of it. नकबा, मुझे लगता है ये कि अगर सरकार 1 by 1 स्टेप ले, अगर मनसा हो, एक ज्वाइंट कमेटी हो जाए सेंटर की भी और स्टेट की भी, तो एक जैसे एनसीएलटी में 1-2 केस नहीं फंसे हुए हैं, हजारों केस फंसे हुए हैं। और अगर वहाँ पे कुछ इस तरीके का, क्योंकि अभी हम लोग जाते हैं एनसीएलटी में सीधा डेट मिल जाता है, नेक्स्ट डेट 3 महीने बाद, नेक्स्ट डेट 4 महीने बाद, तो लगता है क्या कि यार कोई सुनने वाला ही नहीं है। जब चेयरमैन से भी हम लोग मिले कि सर इसको रिजोल्यूशन कीजिए, लोग 12 साल 15 साल से इंतजार कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, एक रिटायर्ड टीचर हैं, वो बेचारी पूरा अपना पैसा प्रोविडेंट फंड का सबका मिला, वो लगा दी हैबिटेट सेंटर, उनको मंथली इनकम होता रहेगा रेंट से, और वो बेचारी को वो भी नहीं मिला। अब वो आईसीयू में थी, पीछे कुछ नहीं कर पाए। तो वैसे लोग की ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही है और रिजोल्यूशन नहीं मिल रहा। तो एक ऐसी कमेटी हो जो डे टू डे, कैसे एमएलए एमपी का अलग से कोर्ट बनता है और डे टू डे उसमें सुनवाई हो जाती है, कुछ इस तरह का फास्ट ट्रैक कोर्ट बन जाए जो सुनवाई हो जाए और ख़त्म करो मैटर। एस नो करके इस बिल्डर नहीं आ रहा है तो दूसरे बिल्डर को दो। तो इस तरह का कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट एक इसमें एक मैंने कहीं पढ़ा कि ये भी एक सुझाव था कि को बिल्डर्स अगर को डेवलपर्स रहे। जी ये को डेवलपर्स का क्या, को दो लोग मिलकर काम कर सके? एनसीएलटी वही चीज़ है कि कोई नए 4 बिल्डर अप्लाई करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं, उसमें जो एक को अच्छा लगता है बायर उसको चूज करता है और उसको हम लोग रिजोल्यूशन पास करके दे देते हैं। ठीक है, आप लोग इसके लिए कितनी जोर शोर से काम करने के लिए तैयार हैं? क्या समाजवादी पार्टी से टेकअप करेगी? अगर नहीं कर रही है सरकार अभी तो
नहीं, बिल्कुल हम तो टेकअप कर भी रहे हैं, लेकिन 8 साल से बार बार ये बात उठ रही है कि मुख्यमंत्री चाहें तो एक दिन में कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी को रोका किसने 8 साल से? और 11 साल से मोदी जी बैठे हैं, उनको किसने रोका? क्योंकि कॉम्बिनेशन दोनों ही, सेंट्रल और स्टेट ही मिलकर इसको सॉल्व कर पाएंगे, जैसे मैंने शुरू में बोला। और अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आलोक जी कह रहे थे, तो आप क्या 8 साल से सो रहे थे? आपने कौन सा भ्रष्टाचार की चीज़ की? CAG रिपोर्ट आपकी उल्टी कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं पिछले 4 साल से, 5 साल से। यहाँ पे CAG रिपोर्ट आपकी खुद कह रही है। और हमारी एक भी, यह 2024 की रिपोर्ट है, ये यमुना अथॉरिटी की और ये नोएडा अथॉरिटी की 2021 की रिपोर्ट है, जिसमें पुराने इन्होंने अथॉरिटी जो भी हमारे टाइम के रहे हैं और इनके टाइम के रहे हैं, ये खुद ये रिपोर्ट कहती है हमने तो डेवलपमेंट में सरप्लस अथॉरिटीज बना के दी है। ये रिपोर्ट पढ़ लीजिए आलोक जी, और आपको खुद पता चल जाएगा, खुद शर्म आएगी कि आपकी गवर्नमेंट कितनी भ्रष्टाचार कर रही है और हमारा कितना क्लियर था। ये रिपोर्ट आप करिए ना, आप रिपोर्ट करिए, गवर्नमेंट FIR अपने ऊपर नहीं कर। अगर इस रिपोर्ट में आपके पास ऑथेंटिक प्रूफ है हमारे खिलाफ, तो यहाँ क्यों टेलीविजन पे दिखा रहे हैं? कोर्ट में ले जाके पेश कर दीजिए, हमको सजा दिलवा दीजिए। ये तो आपकी CAG रिपोर्ट है, मैं बता दूं, FIR तो CAG कर देती है, अथॉरिटीज कर देती। मैं बता रहा हूँ, अब ये मुख्यमंत्री जी के बीजेपी कोर्ट भी मैनेज कर लेती है। अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो कहने की बातें। हम EVM भी मैनेज करते हैं, हम जनता हमको मैनेज करती है, जनता हमसे खुश है। और दूसरी चीज, अब मैंने ये चीज जो देखा है, अब ये मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ चुका है। इस अंधेरी सुरंग में एक ही किरण है, योगी जी। और अगर वो आ गए, उन्होंने जिस तरीके से माफियाओं को उन्होंने धरती में घुसा दिया, इस तरीके से इस समस्या का हल उनके हाथ के द्वारा होगा, और उसके बाद दूसरे जगहों पर ये चीजें होंगी। जैसे लोग जो आवाज उठाते थे इन मुद्दों पे, आवाज उठाना रोक दिए हैं। कि मेरे जैसे लोगों पे भी एक्सटॉर्शन का केस FIR हो जाता है कि हमने पिस्टल दिखा के 5 लाख रुपए छीना। जैसे ही हम लोग आवाज उठाते हैं, तमाम तरह के लोग, सरकार चाहती है कि दबा दी। बीजेपी ने तो नहीं किया होगा आपके साथ, कोई आपने कर दिया होगा आपका दुश्मन, तो इसमें हमें क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? मोदी योगी जी के राज में तो अमन चैन है यहाँ। मैम बस इतना कहना चाहूँगा कि समस्या क्योंकि बहुत आपने गंभीर ये बड़ी है। लंबी लड़ाई लड़ी है, लोगों की तरफ से भी लड़ाई 2010 लड़ी से है। तो मैं देख रहा हूँ, और लाठियाँ भी खाई है, सड़क पे बैठा भी हूँ, पत्रकार होने के बावजूद प्रदर्शन में जाता था। तो देखा है मैंने कि सरकार को ना बिल्डरों की बजाय सिर्फ घर खरीदारों से इस मुद्दे पर बैठकर गंभीरता से बात करनी होगी। कोई और स्टेक होल्डर नहीं है, जो पीड़ित है वही स्टेक होल्डर, वो है घर खरीदार। बिल्डर भी पीड़ित नहीं है, प्राधिकरण भी पीड़ित नहीं है, बैंक भी पीड़ित नहीं है। बैंक ने तो जो कुछ किया है उस पर तो बहुत लंबी बात हो सकती है, ये कोई पीड़ित नहीं, सिर्फ एक पीड़ित है, वो घर खरीदार। उसको इसी तरह न्याय मिले, उससे बात करिए और तमाम प्रोजेक्ट्स को शुरू करवा दीजिए, बन जाए। 2006 2005 के प्रोजेक्ट्स अभी तक अटके हुए हैं, मतलब हाँ, टाइम बाउंड 2-3 साल में ये बहुत अच्छी पूरा बात हुआ। आपने कही कि जो पीड़ित है वही स्टेक होल्डर है, उसी से बात हो। ना बैंक इसमें पीड़ित है, ना प्राधिकरण पीड़ित है, ना बिल्डर्स पीड़ित हैं। तो जो लोग पीड़ित हैं, जिनके पैसे फंसे, जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई, ये बात उनसे हो और टाइम बाउंड प्रोजेक्ट शुरू हो। उम्मीद है कि सरकारें इसको सुनेंगी। चलिए, तो इसी उम्मीद के साथ इस बातचीत को हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।